नमस्कार दोस्तों, मैं राणा चंदन स्टडी अफेयर्स के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, घटना चक्र पूर्वालोकन की सीरीज के आज के दूसरे वीडियो में हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास का जो दूसरा चैप्टर है यानी ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब, इसको कवर करेंगे। वीडियो के माध्यम से एक एक प्रश्न को समझने का प्रयास करेंगे, साथ ही एक्सप्लानेशन से भी अपने डाउट्स को क्लियर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के प्रश्न सीरीज और लेते हैं पहला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था? सरफराज खान, मुर्शीद कुली खान, अलवर्दी खान या शुजाउद्दीन मोहम्मद खान? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, मुर्शीद कुली खान। और यह प्रश्न यूपी पीसीएस मेंस 2013 में पूछा गया। आइए अब एक्सप्लेनेशन के माध्यम से इसे समझने का प्रयास करते हैं। मुगल सम्राट फर्रुखसियर द्वारा 1717 ईस्वी में, यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कब, तो 1717 ईस्वी में मुर्शीद कुली खां को बंगाल का गवर्नर, जिसे सूबेदार भी कहा जाता था स्थानीय भाषा में, बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया गया। मुर्शीद कुली खां की मृत्यु के पश्चात उसका जो दामाद था शुजाउद्दीन मोहम्मद खान, वह बंगाल का सूबेदार बना, क्योंकि उनके बेटे के जगह पे दामाद ही सूबेदार बने, तो जिसे तत्कालीन मुगल सम्राट शाह मुहम्मद शाह रंगीला द्वारा मान्यता प्रदान की गई थी। लेकिन मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त जो था बंगाल का अंतिम गवर्नर वह मुर्शीद कुली खां था। मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त किए गए थे, और बाकी तो जो शुजाउद्दीन और उसके बाद के जितने भी नवाब थे वो अपने आप ही पुत्र होने या दामाद होने के नाते बन जाते थे, और फिर वहाँ से मुगल सम्राट वहाँ से क्या मान्यता प्रदान कर दी थी। तो मोहम्मद शाह रंगीला ने शुजाउद्दीन को मान्यता दी थी, लेकिन नियुक्त अंतिम बंगाल का गवर्नर था वह था मुर्शीद कुली खां। किसके द्वारा? तो मुगल सम्राट द्वारा। कंफ्यूज मत होइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन भी वही है। मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार कौन था? तो मुर्शीद कुली खां। सूबेदार कहिए या गवर्नर कहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध जिसे भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया? बक्सर की लड़ाई, प्लासी का युद्ध, मैसूर की तीसरी लड़ाई या 1857 का स्वतंत्रता संग्राम? तो सही उत्तर होगा दोस्तों, ब्रिटिश प्रभुत्व का जो प्रारंभ हुआ था वह 1757 की प्लासी के युद्ध से हुआ था। आइए एक्सप्लेनेशन के माध्यम से इसे समझने का प्रयास करते हैं। भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ प्लासी के युद्ध से हुआ। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो 23 जून 1757 ईस्वी को रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब कौन थे? सिराजू दौला को पराजित किया। और कैसे पराजित किया? तो छल द्वारा, षड्यंत्र द्वारा। इसके राज दरबार में कुछ ऐसे षड्यंत्रकारी थे, राजद्रोही थे, जो कि रॉबर्ट क्लाइव से मिल गए। और ये कौन कौन थे? मीर जाफर, यार लतीफ़ और राय दुर्लभ। इन तीनों जो सेना नायक थे, इन्होंने ही सेना की कमान संभाली थी, और यही जाके अंग्रेज से मिल गए। तो बिना लड़े ही बंगाल के नवाब हार गए थे, और जो दृढ़ निश्चय के साथ लड़ रहे थे वो थे मीर मदान और मोहनलाल। और उन्हीं में से एक मीर मदान के रणभूमि में गोली लगने से मृत्यु हो गई। नवाब सिराजू दौला द्वारा अपने प्रमुख अधिकारियों से मंत्रणा के दौरान मीर जाफर ने उन्हें पीछे हटने को कहा, क्योंकि वह तो अंग्रेजों से मिला हुआ था, और तथा कहा कि नवाब को सेना का नेतृत्व सेनाध्यक्षों के हाथों में छोड़कर युद्ध क्षेत्र से चला जाना चाहिए। सिराजू दौला वापस राजधानी मुर्शिदाबाद लौट गया, क्योंकि उसको पता था इतनी बड़ी सेना है और अंग्रेजों की छोटी सेना को हमारी सेना आसानी से हरा सकती है। लेकिन ये तो षड्यंत्रकारी थे, यही उसकी हार का कारण बना। प्लासी के युद्ध ने अंग्रेजों को तत्कालिक सैनिक और वाणिज्यिक लाभ प्रदान किए। इसने कृषि, उत्पादन और दस्तकारियों के क्षेत्र में अग्रणी, जो उस समय के अग्रणी 3 राज्य थे, कौन कौन? बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इसमें राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करने के लिए एक पृष्ठभूमि तैयार कर दी। किसने? प्लासी के युद्ध ने। और इस युद्ध ने वस्तुतः भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव डाली, तथा इसे भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली निर्णायक सफलता माना जाता है। जबकि अगर सर्वाधिक निर्णायक सफलता कहा जाता है तो वह बक्सर का युद्ध, जो कि 1764 में लड़ा गया था, और उसे वास्तविक रूप से ब्रिटिश प्रभुत्व स्थापित हो गया। ठीक है, नींव पड़ी प्लासी के युद्ध से, और निर्णायक अपना अस्थायित्व बनाए बक्सर के युद्ध से। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है। प्रथम निर्णायक, तो ऑप्शन है आपके सामने, बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, पानीपत का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध। तो प्लासी के युद्ध। अगला प्रश्न, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? 1761, 1757, 1760 या 1767? तो 23 जून 1757 ईस्वी को प्लासी के मैदान में लड़ा गया था।
अगला प्रश्न, सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था किस युद्ध में? तो प्लासी के युद्ध में। अगला प्रश्न, भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड एमहर्स्ट, रॉबर्ट क्लाइव या विलियम बैटिक? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन सी। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है, जिसने प्लासी के युद्ध यानी कब 23 जून 1757 ईस्वी को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर पहली बार भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखी। दोस्तों मैं आपको यहाँ पे एक सुझाव दूंगा कि अगर आपने NCERT या स्पेक्ट्रम की बुक नहीं पढ़ी है तो इस वीडियो आगे से अगर आपको समय मिली तो ये बुक ज़रूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अगर वो बुक पढ़िएगा ना तो इसके सारे प्रश्न और सारे एक्सप्लेनेशन आपको अच्छे से समझ में आएंगे। अदरवाइज आप पढ़े हुए हैं तो आपको सब कुछ क्लियर पिक्चर आपके दिमाग में बैठ रहा होगा, बस यहाँ आपको रिवीजन करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा गया? अल्बुकर्क को, रॉबर्ट क्लाइव को, फ्रांसिस डुप्ले को या लॉर्ड कॉर्नवालिस को? तो रॉबर्ट क्लाइव को यह संज्ञा दी गई थी। और इसने किसने दी थी? तो विलियम पीट का कथन था कि वह स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक है, ए हेवन बॉर्न जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लासी का युद्ध वाला मैदान कहाँ स्थित है? बिहार में, आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा में या पश्चिम बंगाल में? तो प्लासी जो है पश्चिम बंगाल में है, वर्तमान उसे पलासी कहा जाता है। यह मैदान पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में भागीरथी नदी के किनारे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी? ऑप्शन है आपके सामने, अलवर्दी खां, सिराजुद्दौला, मीर जाफर या मीर कासिम? तो सही उत्तर है दोस्तों मीर कासिम। मीर कासिम कौन था? तो मीर कासिम जो था ना, मीर जाफर का दामाद था। मीर जाफर वही जो षड्यंत्रकारी था जिसके कारण प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की हार हुई थी। तो 57 के बाद नवाब बना दिया अंग्रेजों ने किसको? मीर जाफर ने। और 1760 ईस्वी में फिर नवाब जो मीर जाफर का जो दामाद था मीर कासिम, उसको अंग्रेजों ने नवाब बना दिया। तो वही था मीर कासिम। और राजधानी वो नवाब बनते ही इसने अंग्रेजों पर थोड़ी नकेल कसना स्टार्ट कर दिया और इसी के उद्देश्य से उसने अपनी राजधानी जो था मुर्शिदाबाद से कहाँ ले गया? मुंगेर ले गया। किसने? तो मीर कासिम ने। ठीक है, अगला प्रश्न, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित किया यह कौन था? तो सबसे अधिक निर्णायक युद्ध की बात हो रही है, न्यू की बात नहीं रही, पहली की बात नहीं हो रही, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध। तो आप समझिएगा, बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, वांडीवास का युद्ध या पानीपत का युद्ध? तो सही उत्तर है दोस्तों बक्सर का युद्ध। और आइए अब बक्सर के युद्ध के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757 को। और बक्सर का युद्ध उसके 7 साल बाद 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को हुआ था। बक्सर के युद्ध के समय यानी 22 अक्टूबर 1964 ईस्वी को अंग्रेजों ने मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को की सम्मिलित सेना को बक्सर के युद्ध में पराजित किया था। 1760 से 1763 तक मीर कासिम बंगाल का नवाब था, लेकिन 1763 में अंग्रेजों से इसकी अनबन हो गई और फिर से मीर कासिम के जगह पर मीर जाफर को अंग्रेजों ने बंगाल का नवाब बना दिया गया। और मीर जाफर वहाँ से भाग निकले और जाके कहाँ पहुँचे? तो अवध के नवाब शुजाउद्दौला के पास, और वहीं पे रह रहे थे उस समय मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय। तो तीनों ने वहाँ पे सेना जुटाई और बक्सर का युद्ध में सम्मिलित हुआ। एक तरफ तीनों की सेना, मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय और अवध के नवाब शुजाउद्दौला, और एक तरफ ब्रिटिश सेना। इस युद्ध में अंग्रेजों की सेना के कमान किसने संभाला था? तो हेक्टर मुनरो ने। एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप इसको भी याद रखिएगा। तो प्लासी के युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव ने कमान संभाली थी और बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का कमान हेक्टर मुनरो के हाथ में थी। इस युद्ध के परिणाम ने प्लासी के निर्णयों पर मुहर लगा दी। भारत में जब अब अंग्रेजों को चुनौती देने वाला कोई दूसरा शक्ति नहीं था। इलाहाबाद का प्रदेश अंग्रेजों के अधिकार में आ गया और इसी से दिल्ली विजय का भी मार्ग खुल गया। बक्सर का युद्ध भारतीय इतिहास का निर्णायक सिद्ध हुआ। इसी के विषय पर रॉबर्ट्स जो हैं इतिहासकार, उन्होंने बक्सर के युद्ध के बारे में कहा है
कि प्लासी की अपेक्षा बक्सर को भारत में अंग्रेजी प्रभुत्ता की जन्मभूमि मानना कहीं अधिक उपयुक्त है। यदि बक्सर के युद्ध के परिणाम को देखा जाए तो कहा जा सकता है कि प्लासी की विजय अंग्रेजों की कूटनीति का परिणाम था, क्योंकि छल और षड्यंत्र से उसने जीता था, जबकि बक्सर का विजय इतिहासकारों के अनुसार पूर्णतः सैनिक विजय था, क्योंकि एक तरफ 3 सेनाएं थी और एक तरफ अंग्रेजों की सेनाएं थी। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों की प्रभुत्ता बंगाल में स्थापित कर दी, परंतु बक्सर के युद्ध ने कंपनी को एक अखिल भारतीय शक्ति का रूप दे दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में से कौन सा सर्वाधिक निर्णायक युद्ध था? बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध या प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध? तो बक्सर का युद्ध सर्वाधिक निर्णायक युद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो अभी हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन में देखा कि उस समय शाह आलम द्वितीय जो था दिल्ली का शासक था, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो मैंने बताया कि 1763 में मीर कासिम को हटाकर फिर उसके जो ससुर थे मीर जाफर, उसको बंगाल का नवाब बना दिया गया था। तो बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? मीर जाफर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह था फर्रुख सियर, शाह आलम प्रथम, शाह आलम द्वितीय या शुजाउद्दौला? तो सही उत्तर है दोस्तों शाह आलम द्वितीय। और आइए कैसे उसने दिया इसको देखते हैं। इलाहाबाद की दूसरी संधि, बक्सर के युद्ध के बाद इलाहाबाद की संधि हुई और इलाहाबाद में 2 संधियां हुई, एक 12 अगस्त को और एक 16 अगस्त को। तो 16 अगस्त को इलाहाबाद की दूसरी संधि हुई। इसके अनुसार शाह आलम द्वितीय को अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया गया। जो दिल्ली के शासक थे शाह आलम द्वितीय, उसको अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया गया तथा उन्हें इलाहाबाद में रखा गया। इलाहाबाद तथा करा के जो क्षेत्र नवाब को छोड़ दिए गए थे शाह आलम को मिल गया। 12 अगस्त 1765 ईस्वी को अपने फरमान द्वारा, यानी इलाहाबाद की पहली संधि जो हुई थी 12 अगस्त 1765 को हुई थी, इसके द्वारा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से सौंप दी। इस समय रॉबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल का गवर्नर था। शाह आलम द्वितीय का संपूर्ण जीवन आपदाओं से ग्रस्त रहा। उसे 1788 ईस्वी में अंधा कर दिया गया। शाह आलम द्वितीय के समय ही 1803 ईस्वी में दिल्ली पर अंग्रेजों का भी अधिकार हो गया। शाह आलम द्वितीय तथा उसके 2 उत्तराधिकारियों अकबर द्वितीय जो कि 1806 से 1837 ईस्वी तक थे और बहादुर शाह द्वितीय जो 1837 से 1857 ईस्वी तक थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के पेंशन भोगी मात्र बनकर रह गए थे। तो यह काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप इसको हर तरह से नोट कर सकते हैं। 12 अगस्त के ही दिल्ली के शाह आलम द्वितीय के फरमान के द्वारा बंगाल और बिहार उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से दे दी गई अंग्रेजों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की थी? बंगाल के नवाब ने, मुगल सम्राट ने, इंग्लैंड के शासक ने या अफगान के राजा ने? तो सही उत्तर है मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने। अगला प्रश्न है, किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिए गए? तो लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड विलियम बेटिक? तो सही उत्तर है उस समय बंगाल का गवर्नर कौन था? लॉर्ड क्लाइव। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी 12 अगस्त 1765 को, 18 अगस्त 1765 को, 29 अगस्त 1765 को या 21 अगस्त 1765 को? सही उत्तर है दोस्तों 12 अगस्त 1765 को, जो इलाहाबाद की प्रथम संधि हुई थी उसी के दौरान। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया था? मोहम्मद रजा खां को, सिताब राय को, राय दुर्लभ को या सैयद गुलाम हुसैन को? तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए मोहम्मद रजा खां को। आइए एक्सप्लेनेशन से समझते हैं। इलाहाबाद की दूसरी संधि कब हुई थी? 16 अगस्त 1765 ईस्वी को। तो पहली कब? 12 अगस्त 1765। तो इलाहाबाद की दूसरी संधि के अनुसार जो भगोड़े सम्राट शाह आलम द्वितीय को अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया गया तथा उसे इलाहाबाद में रखा गया, ये हम जानते हैं।
नजमुद्दौला को बंगाल का नवाब स्वीकार किया गया। अब तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी मिल गई थी पूर्ण रूप से अंग्रेजों को, तो नजमुद्दौला को बंगाल का नवाब स्वीकार किया गया, जिसके बदले नवाब द्वारा सम्राट को 26 लाख रुपए वार्षिक अदा करना था। किसको? तो सम्राट को, इन्होंने देना था, दिल्ली के सम्राट को, आलम द्वितीय को। इस समय कंपनी सीधे कर संग्रह का भार न तो लेना चाहती थी और न ही उसके पास ऐसी क्षमता थी। तो कंपनी ने दीवानी कार्य के लिए 2 उपदीवान, बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खान तथा बिहार के लिए राजा सिताब राय की नियुक्ति की। मोहम्मद रजा खान उपनाजिम के रूप में कार्य करते थे। इस प्रकार समस्त दीवानी तथा निजामत का कार्य भारतीयों द्वारा ही चलता था। यद्यपि अधिकार कंपनी के हाथों में थी, लेकिन यहाँ के परिवेश में यहाँ के लोग ही अच्छे से समझ सकते थे और अंग्रेजों के पास इतनी फौज भी और इतने लोग नहीं थे, इसलिए इन्हीं के लोगों को रहने दिया गया, बस इनसे वो चूसते रहे। आइए अगला प्रश्न लेते हैं, 21वां प्रश्न। 1765 ईस्वी में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए? गारो, खासी, कुकी, टिपरा। तो सही उत्तर है दोस्तों खासी के। अब एक्सप्लेनेशन देखते हैं। बंगाल की दीवानी प्राप्त करने के पश्चात ब्रिटिश 1765 ईस्वी में सिलहट आए। खासी जनजाति के लोग चावल, नमक एवं सूखी मछलियों के बदले रेशम, सूती वस्त्र, सामान, लोहा, मोम, मधु एवं सिंह का व्यापार करने हेतु सिलहट की सीमा पर पहुंच पंडुआ में आते थे। सीमा पर जो पंडुआ था वहां पे आते थे। खासी पर्वतों में पाए जाने वाले चूना पत्थर का उपयोग तब बंगाल में चूना पत्थर की मांग की पूर्ति हेतु किया जाता था। कुछ समय पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी के ब्रिटिश अधिकारी चूना पत्थर का व्यापार करने लगे, जिससे वे खासी जनजातियों के संपर्क में आ गए। अगला प्रश्न लेते हैं। अवध सल्तनत के हिंदू नायब वजीर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है? राजा टिकैत राय नवाब आसफुद्दीन के अर्थमंत्री थे। दूसरा कथन है अवध के नवाबों के राज्य में सामान्यतया कतिपय हिंदू जातियों के लोगों को उच्च स्थान प्रदान किया गया था। अब सही उत्तर चुनना है, केवल एक, केवल दो, या एक और दो दोनों सही है और एक और दो दोनों में से कोई सही नहीं है। तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, उपरोक्त दोनों ही कथन सही है। व्याख्या में हम लोग इसको देखते हैं। राजा टिकैत राय नवाब आसफुद्दौला के दीवानी तथा या अर्थमंत्री थे, दीवान थे, जिसे अर्थमंत्री कहा जाता था। अतः कथन सही है पहला कथन। अवध के नवाबों के राज्य में हिंदू अधिकारियों को भी उच्च पदों पर नियुक्ति की गई थी। उदाहरणतः आसफुद्दौला के दीवानी राजा टिकैत राय व राजा झाऊलाल एवं नवाब सफदरजंग के प्रधानमंत्री व सेना नायक राजा नवल राय आदि इन्हीं जनजातियों के प्रतिनिधि थे, यानी हिंदू थे। तो एक और दो दोनों कथन सही है। 18वें दशक में भारत में लड़े गए, दशक नहीं होगा 18वीं सदी में होगा, सदी होगा। 18वीं शताब्दी में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से सही कालक्रम कौन सा है? आपको सजाना है कौन पहले हुआ था, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, पहले अंबर का युद्ध, उसके बाद प्लासी का युद्ध, उसके बाद बांडीवास का युद्ध, उसके बाद बक्सर का युद्ध। यहाँ पे देख सकते हैं एक एक करके। अंबोर का युद्ध हुआ था 1749 ईस्वी में, प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 ईस्वी में, बांडीवास का युद्ध हुआ था 1760 ईस्वी में और बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 ईस्वी में। उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए जो 1760 के बांडीवास के युद्ध में पराजित हुआ था। काउंट लाली, फ्रांसिस मार्टिन डुप्ले या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए, काउंट लाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांडीवास के युद्ध यानी 1760 में फ्रेंच ने ब्रिटिश को हराया, ब्रिटिश ने डच को हराया, ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया, डच ने ब्रिटिश को हराया। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, ब्रिटेन ने फ्रेंच को हराया। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? बक्सर का युद्ध मीर जाफर विरुद्ध क्लाइव, बांडीवास का युद्ध फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी, चिलियावाला का युद्ध डलहौजी के विरुद्ध मराठा, या खुर्दा का युद्ध निजाम विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों, सही सुमेलित है बांडीवास का युद्ध फ्रांसीसियों के विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी, बाकी सब गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे देख सकते हैं आप एक्सप्लेनेशन को। निम्न में से किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया? मराठों ने, मुगल ने, राजपूतों ने या सिखों ने? तो सही उत्तर है दोस्तों मराठों ने। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध मराठों द्वारा किया गया था। 3 आंग्ल मराठी युद्ध हुए थे।
के बाद ही मराठा शक्ति को दबाया जा सका था। इसके बाद ही, तीनों के बाद ही, मुगल साम्राज्य के खंडहरों पर मराठों ने अपने साम्राज्य की आधारशिला रखी। इन्हीं परिस्थितियों में अंग्रेजों ने भी लाभ उठाया। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में अंग्रेजों को मुंह की खानी पड़ी थी। सालवाई की संधि में प्रथम युद्ध बंद हुआ। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब बंद हुआ? तो सालवाई की संधि के बाद। वेलेजली ने 1802 ईस्वी में अपने सहायक संधि के जाल में पेशवा को बांध लिया। 1818 ईस्वी में लॉर्ड हेस्टिंग्स ने मराठों की रही सही शक्ति को समाप्त कर दिया। ब्रिटिश सर्वोच्च शक्ति स्थापित हो गई। ठीक है, तो इसी के साथ ही आज का जो वीडियो है यही समाप्त होता है। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों। अगर अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। धन्यवाद।